हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का इकॉनमी दिस वीक के अंदर, जहां पर हम 19 नवंबर से लेकर 26 नवंबर के बीच में कुछ जो इकॉनमी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कल संडे था। नॉर्मली ये लेक्चर हमारा संडे को ही आता है, बट कल थोड़ा उतना गला ठीक नहीं था, ठीक है, तो इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आज थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इकॉनमी के कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हम आज देखेंगे, राइट। तो पहला हमारा मुद्दा है विद रिगार्ड्स टू बैम्बू क्रैश बैरियर। समझते हैं कि आखिर इसका अर्थ क्या है। देखो, पहले तो आप ये देखो, जीएस पेपर 3 के अंदर आपका इकोनॉमी के अंदर ना टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, और बाकी इन्वायरमेंट के साथ भी थोड़ा लिंकेज इसका आप बना सकते हो, बट ठीक है, हम इसको डिस्कस यहीं कर लेते हैं। समझो इस बात को, क्या वर्ड मैंने बोला? बैम्बू क्रैश बैरियर। बैम्बू के बारे में आप सब जानते होंगे। सर, ये क्रैश बैरियर क्या चीज़ है? देखो यहाँ पे समझो, क्या कभी आप हाईवे वगैरह पे गए हो? बिल्कुल सर, गए हैं। अब यहाँ पर क्या साइड में इस तरह से आपने ये सब देखा है? ये स्टील के बने होते हैं, ये वाला है जो साइडों पे है इस तरह से, बिल्कुल। तो इन्हीं को बोलते हैं क्या? इन्हीं को बोलते हैं क्रैश बैरियर। मान लो कोई गाड़ी आई और गाड़ी मान लो कंट्रोल में नहीं थी, तो वो क्या करती है? वो इसमें टकरा जाती है साइडों में। तो कहीं ना गाड़ी को नुकसान कम करने की कोशिश रहती है कि बेसिकली कल को गाड़ी इधर खाई में ना गिर जाए या उस साइड ना कहीं चली जाए, कुछ और उसको नुकसान ना हो जाए गाड़ी को। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इस तरह से क्रैश बैरियर बनाए जाते हैं हाईवेज के ऊपर। ठीक बात है। और ये जो क्रैश बैरियर बनते हैं किस चीज के बनते हैं सर? ये बनते हैं जनरली स्टील के बनते हैं, ठीक है। अब हम पता क्या कर रहे हैं, हम यही क्रैश बैरियर बनाएंगे, पर ये स्टील नहीं यूज होगी इसमें। तो सर फिर क्या यूज होगा स्टील की जगह? स्टील की जगह यूज करेंगे हम क्या? बैम्बू। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना, बैम्बू यूज करेंगे। सर वो कैसे? ये देखो, ये आप देख पा रहे हो, ये भी सेम ही चीज है सर, ये भी क्रैश बैरियर ही है, बिल्कुल ठीक बात है। और यहां पर ना ये बना है बैम्बू से। अब ध्यान से देखो इसको, ये स्टील का नहीं है, ये देखो इसको ध्यान से, ठीक है, ध्यान से इसको नोटिस करो। दिस इज मेड फ्रॉम बैम्बू। ओके सर, साउंड्स इंटरेस्टिंग। पर क्या फायदा क्या है, क्यों इसको हम यहाँ पे स्टील को बैम्बू से रिप्लेस कर रहे हैं? आइए समझते हैं कि इसके क्या फायदे क्या होंगे। व्हाट कैन बी द पोटेंशियल बेनिफिट्स इस चीज के, अगर हम स्टील को रिप्लेस कर दे विद बैम्बू। पहली बात तो ये समझो, पहला फायदा आता है इसका विद रिगार्ड्स टू कॉस्ट। अब स्टील से बना रहे हैं, कहीं ना कहीं खर्चा आएगा उसके अंदर, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहां पर नोटिस करना कि जब मैं बात करता हूं ना इन बैरियर्स की, तो इनकी ना जो कॉस्ट आती है वो डिपेंड करती है कि आपकी स्टील का वेट कितना है, उसकी स्टील की क्वालिटी कैसी है, स्टील की थिकनेस कैसी है, उस हिसाब से वो वेरी करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी एग्जिस्टिंग कॉस्ट आती है ना, वो सबके लिए अलग अलग है, क्योंकि क्वालिटी वगैरह का फर्क अलग पड़ जाता है। अगर हम इनको बैम्बू से रिप्लेस करेंगे, तो ऐसा माना जा रहा है कि हमारी जो कॉस्ट है ना, वो लगभग 20% तक कम हो सकती है। तो अपने आप में ना जो खर्चा होता है, हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। ओके सर, ये तो बात अच्छी बात है कि हमारा खर्चा कम हो जाएगा, कहीं ना कहीं सरकार पैसे बचाएगी यहाँ से, ठीक है। और क्या सर फायदे इसके हमें देखने को मिल सकते हैं? आप खुद सोचो, यहाँ पर ना स्टील के जो दाम होते हैं, वो ना काफी फ्लक्चुएशंस होती है उनके अंदर। कहने का अर्थ क्या? डेली बेसिस के ऊपर ना स्टील के दाम ऊपर नीचे, कभी शॉर्टेज होगी स्टील की, कभी कुछ माइनिंग के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज आ गए, उस वजह से क्या होता है ना, स्टील के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। पर बैम्बू के दाम वो जनरली सिमिलर से ही रहते हैं, बहुत ज्यादा बदलाव उनमें नहीं देखने को मिलता। तो एक तरह की ना हम कह सकते हैं कि हमें पता है, एक सर्टेनिटी है कि हाँ यार इसका दाम क्या रहेगा, पर स्टील के रिगार्डिंग एक अनसर्टेनिटी होती थी, वो एक कंसर्न हमारे लिए बन जाता था। ओके, ये भी बात सर समझ आई। ऊपर से आप एक बात देखो, जैसे कभी आपने गाड़ी टकराते हुए देखी है स्टील बैरियर के साथ? सर देखी होगी, बिल्कुल कुछ इस तरह से होती है। अब एक चीज नोटिस करो, यहां पर जब ये गाड़ी टकराई इस स्टील बैरियर के साथ, तो हुआ क्या? पहली बात तो सर, ये जो स्टील बैरियर था ना, ये हो गया तहस नहस, है कि नहीं? स्टील बैरियर को बहुत नुकसान हुआ है, मतलब अब नया अगली बार जब स्टील बैरियर लगाएंगे, कहीं ना कहीं उसको इंस्टॉल करना अपने आप में फिर दोबारा खर्चा काफी बढ़ेगा। ऊपर से इम्पैक्ट आया आपकी गाड़ी के ऊपर भी बहुत, आपकी कार का देखो क्या हालत होगी, कार कुछ बची ही नहीं। तो कार को रिपेयर वगैरह करनी पड़ेगी, अपने आप में बहुत ज्यादा खर्चा देखने को मिलेगा। अगर हमने ये स्टील बैरियर की जगह हमने बैम्बू बैरियर लगाया होता, तो कहीं ना जैसे बैम्बू था, अब बैम्बू ना अगर छोटा मोटा उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, तो ऐसा नहीं कि उसकी शेप बदल जाती है, नहीं, उसकी शेप हल्की सी चेंज होती है, पर वो अपनी शेप को ना वापस से रीगेन भी कर लेता है। ऊपर से ऐसा बताया जाता है कि गाड़ी भी जब इसको टकराएगी, तो शायद गाड़ी के ऊपर भी जो इम्पैक्ट होगा ना, वो गाड़ी के ऊपर भी उतना इम्पैक्ट नहीं होगा जितना स्टील के साथ देखने को मिलता है। तो कहने का पॉइंट क्या है, यहां पर जो लोग बैठे होंगे ना इस गाड़ी के अंदर,
उनकी भी सेफ्टी बढ़ेगी। तो दो तरह से आप इस बात को नोटिस कर पाओगे। पहला बात है कि व्हीकल सेफ्टी वो इंप्रूव होगी, जो गाड़ी के अंदर लोग होंगे उनके बचने की ज्यादा पॉसिबिलिटी अगर एक बड़ा एक्सीडेंट भी हो जाता है। एंड साथ ही साथ जो मैंने बताया बैम्बू के रिगार्डिंग, तो बैम्बू क्या करता है, बैम्बू रीगेन्स इट्स शेप, अपनी शेप को वापस से रीगेन कर लेता है। तो अगली बार हम जब उसको करेंगे ना रिप्लेस, तो रिप्लेस बहुत देर बाद करना पड़ेगा बैम्बू को, स्टील को बार बार हमें रिप्लेस करना पड़ सकता है। ऊपर से अगर आप नोटिस करो, अगर हम बात करें रिसाइकलिंग की, तो रिसाइकलिंग भी ज्यादा है इन केस ऑफ बैम्बू, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो इस तरह से ना अलग अलग फायदे हमें बैम्बू के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एंड इनफैक्ट एक लोगों के दिमाग में शायद कई बार क्वेश्चन आता है कि सर बैम्बू है, अब बैम्बू कल को हो सकता है कुछ बारिश हो, कुछ और चीजें आए, उससे खराब हो सकता है। आंसर इज यस, यहाँ पे चीजें खराब होती हैं बैम्बू के केस में, पर यहाँ पर ना हमारे पास उसका भी इलाज है। इसको बैम्बू को ना हम छोटा सा एक ट्रीटमेंट प्रोसेस के थ्रू लेकर जाते हैं। उस ट्रीटमेंट प्रोसेस की मदद से क्या होता है, जो बैम्बू की लाइफ है, जो ड्यूरेबिलिटी है, चाहे कैसी भी वेदर कंडीशंस हो, उसको भी यहाँ पर ये सस्टेन कर पाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ सर, ये बात सारी चीजें हमें क्लियर हैं। क्या और भी सर कुछ फायदे हैं इस तरह से बैम्बू से? एक फायदा आप और समझो, हमारे यहाँ ना अगर आप नोटिस करो दुनिया भर में, तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा बैम्बू प्रोड्यूस कौन करता है? सर वो चाइना है। चाइना के बाद दूसरी कंट्री जहां पर बैम्बू होता है वो है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, अब आप एक बात नोटिस करो, जो हमारे किसान हैं, जो फार्मर्स हैं बेसिकली, वो क्या कर रहे हैं, अगर मान लो बैम्बू को ग्रो कर रहे हैं, अब बैम्बू की क्या होगी, बैम्बू की डिमांड बढ़ जाएगी ना। रीजन बीइंग कि बैम्बू को एज अ क्रैश बैरियर यूज किया जा रहा है, बैम्बू की डिमांड बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी जो इनकम है, क्या वो इंक्रीज नहीं होगी? सर बिल्कुल इंक्रीज होगी, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर तो। और फार्मर्स इंक्रीज होंगे, उनकी इनकम इंक्रीज होगी, तो हमारी जो रूरल इकोनॉमी है जिसको हम चाहते हैं आगे लेकर जाना, तो सर वो भी आगे जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सारे फायदे हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जब हम बैम्बू क्रैश बैरियर्स की बात करते हैं। आने वाले फ्यूचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें इसके रिगार्डिंग बात करी जा रही हैं कि बैम्बू क्रैश बैरियर बहुत सारी अलग अलग जगह भी यूज़ किया जा सकता है, रेलवेज के अंदर यूज़ किया जा सकता है। एंड इनफैक्ट ना अभी तो चलो पायलट प्रोजेक्ट है इसके रिगार्डिंग, अभी हम इसको थोड़ा टेस्ट करेंगे, चीज़ें देखेंगे। वैसे अभी तक तो सेफ्टी अच्छी बताई जा रही है, पर डेफिनेटली इसकी टेस्टिंग वगैरह होगी। पर अभी भी हम ऑलरेडी ना जो हमारा महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ मध्य प्रदेश के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे, पर मेनली महाराष्ट्र के अंदर एक वानी वरोड़ा हाईवे है, वहां पर ऑलरेडी हम ये चीज़ें इंस्टॉल कर रखी हैं हमने। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर पहली बार हुआ था, तो हमें अच्छा लग रहा है। ये चीज़ 200 मीटर का वहाँ पे किया गया था। इसी का नाम हमने क्या रखा था, बाहुबली। ये नाम आप ध्यान में रखिएगा, बाहुबली। ये सबसे पहली बार हमने जब इंडिया में बैम्बू क्रैश बैरियर को जब हम टेस्ट करने थे, तो वहाँ पर महाराष्ट्र में ये चीज़ देखने को मिली थी। तो काफ़ी अच्छा हमारे लिए ये बन जाता है एज कम्पेयर टू स्टील। तो स्टील की डिमांड कहीं ना कहीं कम होगी, बहुत सारी और फायदे बैम्बू क्रैश बैरियर से जैसा हमने डिस्कस किया, वो सारे बेनिफिट्स आप वहाँ पर लिख सकते हो। कुछ और बेनिफिट्स आपके दिमाग में आएंगे तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स एज वेल। ठीक है, तो आई होप बैम्बू क्रैश बैरियर का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। आगे चलने से पहले एक छोटे से इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। जैसे हमारी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की पूरी हमेशा कोशिश रही है कि आप तक क्वालिटी कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। उसी डायरेक्शन में हमारे कुछ कदम हैं, जैसे आपका टाइटन 2025 जो इंग्लिश बैच है, संकल्प 3.0 आपको मिल जाएगा इंग्लिश और हिंदी में। तो ये काफ़ी जो कोर्सेज है ना, इनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपकी यूपीएससी तैयारी को ये आसान करते हैं, और आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ढंग के अंदर आपको सारा कंटेंट मिल जाता है, ताकि आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी और भी बेहतर ढंग से हो पाए। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इन सभी कोर्सेज का लिंक लगा दिया है, प्लीज़ आप उनको गो थ्रू कीजिए एंड आई एम श्योर आपको इनसे बहुत हेल्प होगी। आइए चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज IRRA। अब सर ये क्या चीज़ है? सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म जानो। IRRA स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। क्या बोला मैंने? इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। क्या अर्थ है? पहली बात तो अर्थ तो चलो समझेंगे, पहली बात है कि इसको लॉन्च किसने किया है, आपको ये पता होना चाहिए। तो आप बताइएगा कि सर इसको लॉन्च किया है सेबी ने। देखो सेबी के बारे में जो कंप्लीट डिटेल्स थी, हमने पिछले हफ्ते की वीडियो में बहुत डिटेल में सेबी को डिस्कस किया था, सेबी के चेयरपर्सन के बारे में। तो अगर कुछ कंफ्यूजन है किसी को, तो प्लीज लास्ट वीक का आप सेबी का वीडियो देख लेना, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। पर थोड़ा इसको समझते हैं कि आखिर यहाँ पे बात क्या हो रही है, व्हाट इज IRRA प्लेटफॉर्म।
समझते हैं इस चीज़ को। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी शेयर्स खरीदे बेचे करे हैं? मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने आप में से करे होंगे, ठीक है? तो आप कैसे करते हो? खरीदते बेचते कैसे हो? आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर हम कुछ ऐप्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आपका पेटीएम मनी हो गया, ठीक है? आपका ज़ीरोधा हो गया, इस तरह से एंजल ब्रोकिंग हो गया, इस तरह से आपकी बहुत-बहुत सारी इस तरह से आपको जो ब्रोकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब कभी आपने ये नोटिस किया है कि आप मान लो ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप कुछ और खरीद बेच रहे हो एनीथिंग लाइक दैट, तो वहां पर कई बार होता है कुछ टेक्निकल ग्लिच आ जाता है। अब आप लोग बोले सर टेक्निकल ग्लिच क्या? कई बार आपको बोल देता है ज़ीरोधा वाले या पेटीएम मनी वाले कि यार हमारी ना कुछ इशू आ गया है, उस वजह से थोड़े टाइम के लिए आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से ना ऐसे इश्यूज देखने को मिल जाते हैं, कुछ डिजिटल इश्यूज देखने को मिल जाते हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? अब मान लो आप एक पर्सन हो, ठीक है? आपने किसी का शेयर खरीदा हुआ है, ठीक है? मान लो आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा था और आपने सोचा है कि यार जैसे ये शेयर ना 105 रुपए जाएगा, मैं इसको बेच दूंगा। पर पता क्या हुआ? ये शेयर चला तो गया 105, पर बीच में पता क्या हुआ? इन लोगों की जो भी था, इनकी वेबसाइट डाउन हो गई या पीछे जो एक्सचेंज वगैरह में कोई इशू आ गया, तो कहीं ना ये शेयर भले ही यहाँ पे चला गया हो, पर आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। आप चाहते हो इसको बेचना, पर बेच नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल ग्लिच आ रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर पता क्या हो रहा है? नुकसान आपको हो रहा है। या हो सकता है उल्टा, देखो आपका शेयर 100 का था, ये अचानक से मार्केट गिर गई, अचानक से गिरावट आ गई और आपके शेयर की वैल्यू कुछ बची ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो गया ना। क्यों नुकसान हो गया? आपकी थोड़ी गलती है, मतलब ऑब्वियसली चलो शेयर नीचे आ गया वो तो गलती है आपकी, पर बाकी ये टेक्निकल इश्यूज यहाँ पर आए, इनकी वेबसाइट्स के ऊपर आए या फिर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कुछ इशू आए, कुछ डिस्ट्रप्शन आया, कुछ ना कुछ इस तरह से हुआ, उससे आपका नुकसान मेजरली हो गया। तो ये तो बात तो गलत है। तो कहीं ना हमें इस चीज को ठीक करना पड़ेगा। अब उसी लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बना दिया, यानी कि IRRA। अब इस प्लेटफॉर्म पे पता क्या होगा? जैसे मान लो आप पेटीएम मनी पे मान लो आप ट्रेडिंग कर रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो, आपने कुछ शेयर खरीद रखा है, ठीक है? अगर मान लो पेटीएम मनी डाउन हो गया, तो पेटीएम मनी वाले पता क्या करेंगे? वो अकॉर्डिंगली सेबी को एक मैसेज लिख देंगे कि भैया इस तरह से हमारा जो प्लेटफॉर्म था वो डाउन हो चुका है कुछ इन कारणों की वजह से, अब आप ना हमें हमारी हेल्प कीजिए। तो हेल्प कैसे करेंगे? हेल्प करेंगे इस तरह से कि आपका एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म उस टाइम ओपन हो जाएगा, जिसका नाम है IRRA प्लेटफॉर्म। ये बना दिया गया है, पर ये ओपन कब होगा? ओपन इन द सेंस कि अभी आप इसके ऊपर शेयर खरीद बेच नहीं सकते। जब मान लो आपका पेटीएम मनी डाउन हो गया है, तब आप जाओगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और अगर आपका कोई शेयर अटका हुआ है, अटका मतलब कि आपने खरीद रखा है पर आप उसको बेच नहीं पा रहे थे क्योंकि टेक्निकल ग्लिच की वजह से चीजें डाउन हो रखी थी, तब आप IRA प्लेटफॉर्म के माध्यम से उस चीज को बेच पाओगे। अगर मान लो आपने ऑलरेडी सेल कर रखा था, आप बाय करना चाहते हो, मतलब आप शॉर्ट सेलिंग वगैरह कुछ करा हुआ है, तो वो भी कर सकते हो इसके अंदर। बेसिकली कहने का मतलब है अगर कोई आपकी पोजीशन ओपन है, अगर आप ऑलरेडी पैसा लगा के बैठे हुए हो कुछ ना कुछ, अगर आप उसको बंद करना चाहते हो बेसिकली, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ऐसा मत सोचना कि सर अभी आज मेरा मन कर रहा है, सारी चीजें नॉर्मल चल रही हैं और आप सोचो कि यार मैं IRRA प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ इन्वेस्ट करता हूँ। नहीं, ये सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस के लिए है। ये सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव है कि जब आपका जो नॉर्मल अकाउंट है, नॉर्मल चीजें जब आपकी वर्क नहीं कर रही, तब आप IRRA प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि रैंडमली किसी ने जाके कुछ कर दिया, नहीं। जब मार्केट्स डाउन होंगी, मार्केट मतलब आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज वर्क नहीं कर रही, आपका जो ब्रोकर है वो काम नहीं कर पा रहा, तब उस टाइम ये चीज होगी। तो दिस इज ओनली फॉर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ये नॉर्मल डेज के ऊपर काम नहीं करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब भी कोई टेक्निकल ग्लिच होता है तब ये चीज देखने को मिल जाती है। तो देखो इसको लॉन्च तो डेफिनेटली हमारी सेबी के द्वारा किया गया है, पर इसके जो रिगार्डिंग जो आपकी जो डेवलपमेंट का काम है ना, वो आपकी जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जैसे आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, आपका NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, MCX हो गया, इस तरह आपकी जो जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, उन सभी ने यहाँ पर मिलकर इसकर बनाया है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि दिस इज फॉर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ओनली, नॉट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, समझ पाए इस बात को? एक छोटी सी बात आपको और ध्यान में रखनी है कि जो IRRA है ना, ये हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है, ठीक है? और जो आपके बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं जिनको हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स बोलते हैं, उनके लिए ये वर्क नहीं करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो दिस इज ओनली फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स एंड नॉट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स। साथ में सर आप लोग का ध्यान आ रहा होगा कि कुछ लोग सर एल्गोरिथम के माध्यम से ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना? तो क्या उनके लिए वर्क करेगा? आंसर इज नो। तो बेसिकली आपके रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे इसके यूज कर पाएंगे, पर आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और आपके एल्गो ट्रेडर्स वो यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। इसका पूरा सिस्टम है IRRA का, वहाँ पे आप OTP वगैरह डालोगे, अपनी ईमेल ID डालोगे,
तो उसके अंदर हम नहीं जाएंगे, वो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए। एक छोटा सा मुद्दा इसी के साथ और लिंक्ड है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स माइग्रेशन। सर रिवर्स माइग्रेशन तो हमने सोसाइटी में पढ़ा हुआ है, यहाँ पर कैसे आ गया इकोनॉमी के अंदर? देखो यहाँ पर इस तरह से आ गया कि मान लो आपका पेटीएम मनी था, ठीक है, और पेटीएम मनी हो गया डाउन, इसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया, फिर आप चले जाओगे किसके ऊपर? आप चले जाओगे आईआरआरए के ऊपर, वहां पर आपने बेच बूच दिया जो भी था, फिर आप मान लो इतने में क्या हो गया, इतने में टेक्निकल ग्लिच सॉल्व हो गया, तो वापस से पेटीएम मनी अप हो जाएगी ना, अब वापस से पेटीएम मनी चलने लग जाएगा, तो इसको बोलते हैं रिवर्स माइग्रेशन। क्या इस बात को समझ आए? ठीक है, तो ये वाली जो रिवर्स माइग्रेशन है ना, ये एक दिन में मैक्सिमम एक ही बार अलाउ करी जा सकती है। समझे भाई कि यहाँ पे मान लो पेटीएम मनी आपका डाउन था तो आप आईआरआरए पे चले गए, फिर रिवर्स माइग्रेशन के थ्रू आप वापस जब पेटीएम मनी चल पड़ा तो वापस आ गए। अगर मान लो पेटीएम मनी वापस से डाउन हो जाता है उसी दिन के अंदर, तो वापस से हम आईआरआरए पे तो जा सकते हैं, पर अगर पेटीएम मनी उठ भी गया इतने में, मतलब उसका टेक्निकल ग्लिच सॉल्व भी हो गया ना, तब भी हम उसको नहीं भेजेंगे, क्योंकि सेकेंड टाइम रिवर्स माइग्रेशन हो जाएगी फिर पहले ही दिन के अंदर, वो चीज अलाउड नहीं है, तो पेटीएम मनी फिर अगले दिन ही ओपन हो पाएगा। क्या ये बात आप समझ पाए हो? तो दिस इज, ये पॉइंट आप ध्यान में रखना कि ओनली मतलब मैक्सिमम ऑफ वन रिवर्स माइग्रेशन इज अलाउड इन अ डे, ये आपको ये पॉइंट्स भी पता होने चाहिए। क्लियर हुआ आईआरआरए क्या है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज ZBNF। देखो अभी न्यूज में थी ये ZBNF, तो थोड़ा मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये ZBNF क्या है। पहले तो इसकी फुल फॉर्म समझो, इसकी फुल फॉर्म है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। क्या मतलब इस चीज का? देखो चार शब्द हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। सर हमें फार्मिंग का अर्थ पता है, बहुत बढ़िया, तो नेचुरल का नहीं पता क्या? नेचुरल का मतलब भी तो वही होता है कि बेसिकली आप क्रॉप्स वगैरह ग्रो कर रहे हो और इसमें आप केमिकल वगैरह का यूज नहीं कर रहे। हाँ सर नेचुरल का भी पता है। ये जीरो बजट क्या होता है? अरे खुद बताओ, क्या बजट वर्ड सुना है? बजट मतलब होता है पैसा, है कि नहीं? जीरो मतलब अरे जीरो पैसा, तो यही तो मतलब हुआ बेसिकली ना, आपको कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, आप नेचुरली बिना केमिकल्स को यूज किए अगर आप खेती करते हो, उसको बोलते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। सर ये तो बड़ी एक्साइटिंग चीज लग रही है कि कोई पैसा ही नहीं लग रहा। हाँ, एक्चुअली मैंने इसका नाम रख दिया जीरो बजट, पर एक्चुअली मैंने थोड़ा बहुत लगता है, ऐसा कह सकते हो, ठीक है, नाम भले इसका जीरो बजट है पर आप कह सकते हो कि थोड़ा सा पैसा लगेगा, मन की बहुत कम। एक्चुअली में ना जो इसको जिन्होंने इसको बनाया है, तो वहां पे एक साइंटिस्ट है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट सुभाष पालेकर, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सर वो कैसे? इन्होंने एक्चुअली एक बात बोली, इन्होंने बोला क्या कि भैया जो हमारी मिट्टी है ना, जो हमारी सॉइल है, सॉइल के पास जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं अच्छी फसल के लिए, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी फसल के पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। हाँ ठीक है सर, ओके। अब यहां पर समझो, बस ये न्यूट्रिएंट्स हमारे फसलों तक पहुंचने चाहिए। उस फसलों तक पहुंचाने के लिए क्या होना चाहिए? हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिएंट्स है वहां तक पहुंच पाएंगे। तो क्या इसमें से क्या प्रिंसिपल यूज होते हैं? तो एक्चुअली दरअसल में ये चार प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस्ड है। वो किस तरह से सर? चार प्रिंसिपल्स क्या हैं? देखो एक का नाम है आपका बीज अमृत, समझाऊंगा चिंता मत करो। एक है आपका जीव अमृत, ठीक है। एक को बोलते हैं हम मल्चिंग बोला जाता है, और चौथे एस्पेक्ट को आप बोलते हैं वापसा। समझते हैं सर आखिर इसका अर्थ क्या है? देखो पहली बात तो बीज, बीज मतलब होता है सीड। सीड समझते हो? बिल्कुल सर, जो बीज होता है उसी को सीड बोलते हैं। तो यहां पर आपके जो सीड्स होते हैं, जो आपके बीज होते हैं ना, उसके ऊपर कोटिंग करी जाती है। सर किस चीज की कोटिंग? माइक्रोब्स की कोटिंग, ठीक है। आपके जो आपका जैसे आपका काउ यूरिन हो गया ना, आपका काउ डंग हो गया, ठीक है, गौमूत्र हो गया और जो काउ डंग हो गया, इसके फॉर्मुलेशन के थ्रू आपके सीड्स की माइक्रोबियल कोटिंग होती है, इसको बोलते हैं बीज अमृत। समझे? ठीक है। अब देखो लॉजिकली आप बोलोगे सर किसान के पास गाय कहां से आएगी? मैं यही बात कह रहा हूं, इसने जो फाउंडर उन्होंने बोल दिया जीरो बजट, तो उनका मानना था कि किसान के पास गाय होती है, तो किसान के पास काउ यूरिन भी होगा, काउ डंग भी होगा, इसलिए उन्होंने बोला कि कुछ बाहर से नहीं लाना पड़ रहा, ठीक है। तो इस तरह से पहला स्टेप क्या था? आपने जो कोटिंग कर दी माइक्रोब्स की, अपने जो बीज थे उनके ऊपर। उसी तरह से एक होता है आपका जीव अमृत। अब यहां पर क्या बात हो रही है? यहां पर आपके जो सॉइल माइक्रोब्स है ना, उनको आप इनहेंस कर रहे हो। कैसे इनहेंस कर रहे हो? इन्हीं चीजों से। आपका काउ यूरिन यूज कर लिया आपने, काउ डंग यूज कर लिया आपने, जैगरी आपने, गुड़ वगैरह यूज कर लिया, उसके माध्यम से आपने सॉइल माइक्रोब्स को इनहेंस कर दिया। तीसरा स्टेप आता है सर मल्चिंग का। मल्चिंग में क्या होता है? मल्चिंग में क्या करते हो आप? जो मिट्टी होती है ना,
उसको कवर कर देते हो। सर किस चीज़ से कवर? हम क्रॉप से या फिर जो क्रॉप का बचा हुआ पार्ट होता है, जो रेजिड्यू होता है ना, उससे कवर कर देते हैं। इससे क्या होता है सर, अगर रेजिड्यू से हमने सॉइल को कवर कर दिया, इससे ह्यूमस बनता है, ठीक है। और उससे आपके ह्यूमस बनने से आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि आपकी खेत के लिए, आपकी मिट्टी के लिए अच्छे होते हैं, आपकी फसलों के लिए अच्छे होते हैं, उनकी ग्रोथ ज़्यादा तेजी से होती है। ओके, सो ये बात भी समझ आ गया। वापसा के अंदर क्या होता है, आप सॉइल के अंदर जो एयर वगैरह है ना, उसको इनहेंस करने की कोशिश करते हो सॉइल ह्यूमस के माध्यम से। तो ये जो चारों प्रोसेस है ना, इनके माध्यम से क्या हो रहा है, इनके माध्यम से आप फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हो। एयर वाटर सनलाइट के थ्रू आप यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई है ना, उनको यहाँ पर इनहेंस करने की कोशिश कर रहे हो। तो जीरो बजट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर इनका मानना है कि भैया गाय वगैरह जो चीजें हैं वो तो किसानों के पास होती ही होती हैं, सारे प्रोडक्ट्स किसानों के पास है ही हैं, तो कुछ बाहर से नहीं लाना पड़ रहा। और क्योंकि पूरा तरह से नेचुरल है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। आई बात समझ में? तो इसके फायदे आप खुद बताओ मुझे, आप लोग खुद लॉजिकली सोचो क्या इसके फायदे हैं। अब नाम में क्लियर है, जीरो बजट। जीरो बजट होगा तो किसानों को कोई फालतू खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है सर, पैसा वगैरह तो कम ही खर्च होगा इसमें। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। अब पैसा कम खर्च होगा तो भैया किसानों को जो कर्जा है वो कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। कर्जा नहीं लोगे तो हर साल जो देश के अंदर 10,000 किसानों का लगभग सुसाइड करना पड़ता है, लगभग ऑन एन एवरेज। तो वो किसानों के जो सुसाइड होते हैं, क्या उसमें कमी नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। और जो भी आप जानते हो ना, केमिकल फार्मिंग के जो नुकसान मैंने आपको बहुत बार पढ़ाए हुए हैं, केमिकल फार्मिंग के नुकसान, आपके न्यूट्रिएंट्स की जो रेशो होती है वो बिगड़ जाती है, आप जो खाना खाते हो वो अच्छा नहीं होता है कि नहीं। वो सारे के सारे जो इश्यूज थे, आपकी मिट्टी की क्वालिटी खराब होती रहती है, ठीक है ना। कई बार वो पानी है वो आगे नदियों में भी चला जाता है, उसका नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं वो सारे जो इश्यूज होते हैं ना, वो सारे इश्यूज यहाँ पे उनको ठीक किया जा सकता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है कि नहीं, लग रहा है कि बहुत ही सही होगा। पर नहीं, ऐसी बात है नहीं। कुछ यहाँ पर ना चैलेंजेस हैं। सर किस तरह के चैलेंजेस? पहली बात तो अभी ना बहुत ज़्यादा R&D इस फील्ड के अंदर हुई नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी बहुत कम हुआ है इस फील्ड के अंदर। तो जो हमने क्लेम किया है कि हाँ यार बहुत बढ़िया है, हमें नहीं पता इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। तो बेसिकली ना लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। अब देखो जो इनके फाउंडर हैं सुभाष पालेकर जी, उन्होंने तो बोल दिया कि इसमें यील्ड, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है इसके थ्रू वो बढ़ जाती है। पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ये क्लेम्स थोड़े से क्या हैं, क्वेश्चनेबल हैं, शायद ये क्लेम सही नहीं है। एट द सेम टाइम जो मैंने आपको बताया कि नाम तो रख दिया जीरो बजट, पर आप खुद बताओ इंडिया में बहुत छोटे छोटे किसान हैं, क्या सारे किसानों के पास लाइव स्टॉक अवेलेबल है? द आंसर इज नो, नहीं अवेलेबल है। तो वो एक चीज़ गलत हो गया। गेटिंग इट? और एक्चुअल में अगर आप नोटिस करो तो ये वाली जो सिस्टम है ना, ये आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वहां पर काफी हद तक सक्सेसफुल हुआ है। पर क्या ये अलग अलग हमारी जो एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, क्या ये मणिपुर के अंदर भी सक्सेसफुल होगा, क्या पंजाब के अंदर भी सक्सेसफुल होगा, क्या कर्नाटका के अंदर भी सक्सेसफुल होगा? हमें नहीं पता अभी तक, ठीक है ना। इंडिया में इतने सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग एटमोसफेयर है, अलग अलग कंडीशंस है, वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस अलग हैं। तो क्या वहां पर भी सक्सेस मिलेगी? वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट एस्पेक्ट। क्या इस बात को आप लोग समझ पाए हो कि क्यों नहीं है, क्या चैलेंजेस है इसके रिगार्डिंग? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ चैलेंजेस थे जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के रिगार्डिंग हमें पता होने चाहिए। यहाँ से मेंस का क्वेश्चन भी डेफिनेटली बनता है, चारों एस्पेक्ट क्या होते हैं, एंड एट द सेम टाइम आपके जो अलग अलग इश्यूज है ना वो हमें पता होने चाहिए। एक छोटा सा आखिरी चीज, बेसिकली ये न्यूज में क्यों था? न्यूज में इसलिए था क्योंकि हमारी जो रूरल डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री है और आपकी जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, इन दोनों ने मिलकर ना हमारे जो कृषि सखीज हैं, क्या मैंने बोला? कृषि सखीज, इनकी ट्रेनिंग यहाँ पे करवाई जा रही है इनके द्वारा। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये कृषि सखीज क्या होता है? सखीज क्या होता है? बेसिकली कुछ फ्रेंड्स को आप बोल लेते हो सखी। तो जो फार्मर्स ऑलरेडी इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको हम थोड़ा सा इनकरेज कर रहे हैं कि आप भी इस फील्ड के अंदर वर्क करो, ताकि कहीं ना कहीं उनके अंदर अवेयरनेस जनरेट करी जा पाए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीकों के ऊपर हम काम कर पाएँ, ताकि हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है और इन्वायरमेंट है, दोनों को बैलेंस कर पाए। यही काम होता है कृषि सखीज का। जो फार्मर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको आप कृषि सखीज कह सकते हो। आई होप ये टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जैसे पिछले टॉपिक्स क्लियर हुए। अब पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, उनको डिस्कस करेंगे। पहले आप आज का होमवर्क अपना देखो। आज का होमवर्क है आपका विद रिगार्ड्स टू FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स हैं, यूपीएससी ने 2020 में सवाल पूछा हुआ है।
इसका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि कौन सा सही है आपके हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा विद रिगार्ड्स टू बॉन्ड यील्ड। तो बॉन्ड यील्ड किस चीज से इन्फ्लुएंस होती है ये आपको यहाँ पर बताना है। लास्ट वीक वाले जो दो क्वेश्चन थे उनका मैं आपको आंसर बताता हूँ। पहला कह रहा है कि इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी लाइंस है किसी स्टेट में हायर है किसी स्टेट में लोअर है। अब इसका क्या कारण है, लॉजिकली सोचो कि स्टेट वाइज पॉवर्टी लाइंस ऊपर नीचे क्यों हो रही हैं। क्योंकि हर स्टेट में, क्या मुझे बताओ, जो प्रोडक्ट के दाम है, वस्तुओं के दाम है, क्या वो सेम होंगे? आंसर इज अ क्लियर नो। अलग अलग स्टेट में सेम ही प्रोडक्ट के दाम ऊपर नीचे होते हैं। तो प्राइस लेवल अगर वेरी करेंगे स्टेट टू स्टेट, तो कहीं ना कहीं हमारी जो पॉवर्टी लाइंस होती हैं वो भी तो वेरी करेंगी, वो भी तो ऊपर नीचे होंगी। तो यही तो हमें पूछा गया था, और इसका असली आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि प्राइस लेवल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। दूसरा यहाँ पे पूछा गया है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। वो कह रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं ना ह्यूमन कैपिटल की, तो उसके अंदर क्या आएगा? उसके अंदर हम बात करें जो लोगों की सोचने समझने की शक्ति है, लोगों की ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, यही तो बात होती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो एक बार जरा सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो। सेकंड कह रहा है कि लोगों की नॉलेज, लोगों की स्किल्स, लोगों की कैपेसिटीज को इंप्रूव करना। अरे यही तो ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन है। तो सेकंड तो अपने आप में बिल्कुल ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि अकमुलेशन करनी है, किसकी? टेंजिबल की या इंटेंजिबल की? अरे इनटेंजिबल। टेंजिबल तो आपने, वो होता है आपने पैसा धन इकट्ठा कर लिया, आपका कैश आपके पास बहुत पड़ा हुआ है। पर इनटेंजिबल का अर्थ होता है आपके पास अच्छा माइंड होना। आपके जो पेटेंट्स वगैरह आप देखते हो ना, ये पेटेंट क्या है? आपके दिमाग की उपज है। तो उस चीज़ की यहाँ पे बात करी जा रही है, लोगों की जो स्किल्स होते हैं उसको यहाँ पे यूटिलाइजेशन की बात करी जा रही है। तो आपका फोर्थ ठीक है, आपका सेकंड ठीक है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4 ओनली। ठीक है। आई होप आज का जो सेशन था आपको समझ आया होगा। तो इन दोनों का, पहला क्वेश्चन ये एंड सेकंड ये, इसका मुझे आप नीचे कमेंट में आंसर बताओगे। ठीक है ना। कोशिश मेरी यही है कि इकॉनमी आपको जो थोड़ा टेक्निकल लगता है पर टफ बिल्कुल नहीं लगना चाहिए ये जो सब्जेक्ट है। तो कोशिश हर पर्टिकुलर वीक के साथ साथ मेरी ये रहती ही है। अगर आप, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली IS ऑफिशियल के साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको प्रीलिम बूस्टर हो गया और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो कंटेंट होता है ना, वो आपको इस टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दिया जाता है। डेफिनेटली इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। कुछ डाउट्स हैं डेफिनेटली मेरे से पूछिएगा, फिर अकॉर्डिंगली हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक में। राइट, चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।